नासा का मिशन है अज्ञात का लेखा जोखा लेना। हम जितना जानते हैं उससे ज्यादा हम नहीं जानते। ब्रह्मांड की फितरत ऐसी ही है। जवाबों की खोज में ये वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में और अंतरिक्ष यानों को हमारी सौर प्रणाली के छोर से भी आगे पहुंचाता है। जोखिम उठाना खोज करने से जुड़ा एक काम है। अंतरिक्ष की खोजबीन माचिस की तीली जलाने जैसा है। हमें नहीं मालूम कि अंधेरे में क्या कुछ मौजूद है। ये क्या था? वहाँ तो कुछ भी हो सकता है। चंद्रमा और मंगल ग्रह पर उड़ती हुई अजीबोगरीब चीजें। वहाँ कुछ ऐसा है जो मेन स्पेस स्टेशन को या तो बर्बाद कर रहा है या फिर उसे बर्बाद करने की कोशिश में है। जीवन द्वारा पैदा की गई आसमानी बिजली और छोड़ दिए गए स्पेस स्टेशन, हमारे सौर मंडल में मंडरा रहे अजनबी घुसपैठिए या परमाणु धमाकों से चलने वाले परग्रही क्राफ्ट। ये चीज वाकई हैरत अंगेज थी। ये चीज आसमान में अपने बल पर नहीं हो सकती थी। इसके साथ कोई ना कोई जुड़ा था। नासा को ऐसी बहुत सी परेशान करने वाली गड़बड़ियों का पता चला है। हमें 3 या 4 चीजें नजर आ रही हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर 3 चीजें हैं। और ये गड़बड़ियां हमारे बेहतरीन वैज्ञानिकों को परेशान कर रही हैं। प्लेन फाइल्स 19 जुलाई सन 1969। जब अपोलो 11 चंद्रमा के बेहद करीब पहुंचने लगा तो रहस्यमय रोशनियों से अंतरिक्ष यात्रियों की आंखें चुंधिया गईं। सबसे कट्टर आलोचकों को भी इस बात की हकीकत पर विश्वास हो गया। उन्होंने वाकई कुछ देखा था। नासा को लगा कि ये चंद्रमा का मलबा है, लेकिन ये शायद कुछ और था। ये वाकई एक रहस्य है। क्या कुछ ऐसा है जिसे वो आम लोगों को नहीं बताना चाहते? जब नासा के एस्ट्रोनॉट चंद्रमा पर मानव जाति की तरफ से पहला कदम रखने वाले थे तो जर्मनी के एस्ट्रोनॉमरों को एरिस्टोक्रस क्रेटर से एक अजीब सी लाइट आती दिखाई पड़ी। अपोलो 11, हम ह्यूस्टन से बोल रहे हैं, बताओ। मिशन कंट्रोल ने फौरन अंतरिक्ष यात्रियों से जांच पड़ताल करने को कहा। चंद्रमा पर एरिस्टार्कस के नजदीक कुछ अजीब सी चमक देखी गई है। ओवर। ओके ह्यूस्टन, अब मैं उत्तर में एरिस्टार्कस की तरफ देखता हूँ। जरा वहां देखकर बताओ कि ऐसी कोई चीज तो नहीं है जो अजीब हो। ओवर। अपोलो 11 ने जो देखा उसकी कोई वजह समझ में नहीं आई। एक इलाका ऐसा है जिसमें उसके आसपास की जगह के मुकाबले ज्यादा चमक है। अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों को इस क्रेटर में ज्यादा चमक दिखाई दी। अपोलो 11 में ह्यूस्टन से बोल रहा हूँ। ये बताओ कि क्या आपको इस चमक के रंग में कोई फर्क नजर आ रहा है? नहीं, यहाँ रंग वाला तो ऐसा कोई मामला नहीं है ब्रूस। कैपकॉम के जरिए ये बातचीत चल रही थी जिसमें उन्होंने इसका जिक्र किया। इसके बाद बातचीत में बाधा पड़ी और फिर खामोशी छा गई। ये लाइव मिशन ब्रॉडकास्ट करीब 9 सेकंड तक गायब रहा। क्या नासा जानबूझकर एक पब्लिक फीड के गुम होने की बात कर रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लोग ये जाने कि चंद्रमा पर कुछ ऐसा है जो वहां नहीं होना चाहिए? नासा के एस्ट्रोनॉट चार्ल्स ड्यूक ऐसा नहीं सोचते। वो मिशन कंट्रोल में इस घटना के बाद वाली शिफ्ट में काम कर रहे थे। क्या आप हमें हालात के बारे में रिपोर्ट देंगे? चंद्रमा पर उनके उतरने तक सिर्फ मैं ही 8 घंटे तक उन लोगों से बात कर रहा था। मुझे याद नहीं कि उस रोशनी के बारे में कोई ज्यादा लंबी बात हुई हो। क्या कुछ ऐसा है जिसके बारे में वो आम लोगों को बताना नहीं चाहते? ये एक ऐसा मुद्दा है जो लूनर साइंटिस्ट पीटर शुल्ट्ज को दशकों से आकर्षित करता आया है। मैंने चंद्रमा पर कुछ देखा था करीब 40-50 साल पहले और ये समझ गया था कि इसके बारे में कुछ भी छापना बहुत खतरनाक होगा। ये मामला बहुत विवादास्पद था। नासा ने इन घटनाओं को नाम दिया ट्रांजिएंट लूनर फिनोमेना, यानी संक्षेप में टीएलपी। टीएलपी कोई गैर कुदरती चीज भी हो सकती थी। चंद्रमा पर चमक से जुड़ी बहुत सी बातें हो सकती हैं, लेकिन मैं किसी के बारे में खास तौर से नहीं कह सकता।
कभी ये रोशनियां नजर आती हैं, कभी ये नजर नहीं आती। और अगर ये कृत्रिम है तो ये बात सही नहीं है कि चंद्रमा अंतरिक्ष की एक बेजान चीज है। ये बिल्कुल गलत है। नासा का आधिकारिक तौर पर यह कहना है कि एरिस्टॉकस अपनी रिफ्लेक्टिव धूल की वजह से चमकता है, लेकिन पीटर शुल्ट्ज का दावा है कि जब अपोलो 11 से ये चमक देखी गई तो सूर्य ऐसी जगह नहीं था कि उससे क्रेटर की धूल चमकती। जब अपोलो 11 के अंतरिक्ष यात्री एरिस्टाक्रस के ऊपर से गुजरे तब वहां रात थी, तो ये सूर्य की चमक के कारण नहीं हो सकता। ये कुछ और होना चाहिए। ये वाकई एक रहस्य है। तो नासा की तरफ से इसकी वजह सूर्य की चमक बताई गई, लेकिन हर कोई इस बात से सहमत नहीं था। जिन्होंने इस चमक की वजह जानने की कोशिश की, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। कमाल है। तो ऐसा कुछ देखने की बात कहने वाली वो तमाम रिपोर्टें, वो अंतरिक्ष यात्री शायद सही थे, पर उन पर यकीन नहीं किया गया था। चंद्रमा पर नजर रखने वालों का ख्याल है कि एरिस्टॉकस ऐसी घटनाओं में से पहली थी, और चंद्रमा पर काफी कुछ ऐसा है जो नजर नहीं आता। आज भी ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि चंद्रमा पर दूसरे समाजों द्वारा छोड़ी गई चीजें मौजूद हैं। फिल्म 2001 को याद कीजिए, जिसमें चंद्रमा पर एक बड़ा सा स्तंभ मौजूद था। पृथ्वी के चंद्रमा पर शायद अब भी राज छिपे हो सकते हैं, लेकिन मंगल ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा तो अपने आप में ही सौर मंडल का सबसे बड़ा रहस्य हो सकता है। हमें फोबोस से जो आंकड़े मिले हैं, उनसे लगता है कि शायद फोबोस खोखला है। ये भी कहा गया कि शायद ये किसी विशाल स्पेस स्टेशन के अवशेष हो सकते हैं। अगर ये सच है तो हालात एकदम बदल जाते हैं। फोबोस छोटा, तेज रफ्तार वाला और बेहद कम ऊंचाई पर है। ये मंगल ग्रह की सतह से सिर्फ 9,280 किलोमीटर ऊपर है और इसकी कक्षा सिकुड़ती जा रही है। एस्ट्रोनॉमरों के मुताबिक फोबोस अगले 1 करोड़ साल में इस ग्रह से टकरा जाएगा। अंतरिक्ष की टाइमलाइन के हिसाब से ये अवधि पलक झपकने जैसी है और इससे कुछ मुश्किल सवाल पैदा होते हैं। अगर एस्ट्रोनॉमी में हम सिर्फ 1 करोड़ साल पुरानी बात करते हैं, तो उसे सौर मंडल के निर्माण के समय की घटना नहीं कहा जा सकता। ये अभी हाल ही की घटना कही जाएगी। तो भला ये हाल ही की घटना हुई कैसे? फोबोस किस तरह मंगल ग्रह के आसपास की कक्षा में खिंच रहा है? सन 1958 में रूस के एस्ट्रोफिजिसिस्ट लोसिफ श्लोव्स्की ने यही सवाल पूछा था। जब उन्होंने फोबोस की ऑर्बिटल वेलोसिटी को नापा तो उन्होंने एक गजब की खोज की। चंद्रमा की बदलती गति ने उन्हें हैरान कर दिया, लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। फोबोस के सिलसिले में उन्होंने जो जांच पड़ताल और शोध किए, उससे पता चला कि फोबोस खोखला था। और इस बात ने नासा के वैज्ञानिकों को इतना आकर्षित किया कि इसकी वजह से उन्होंने मंगल पर जाने की सोची। वो जानना चाहते थे कि क्या मंगल का चंद्रमा खोखला है। अगर फोबोस खोखला हुआ तो संभावनाओं के असंख्य दरवाजे खुल जाएंगे। अगर ये वाकई खोखला है तो इसका मतलब है कि किसी ने इसे वहां पहुंचाया है। भला आप मंगल की कक्षा में किसी खोखले चंद्रमा का निर्माण क्यों करना चाहेंगे? रिफ्यूलिंग स्टेशन की तरह, एक अस्थायी पड़ाव की तरह? अगर मुझे नासा की प्राथमिकताएं तय करने का काम दिया जाए तो मेरी दिलचस्पी भी फोबोस में होगी। नासा के बजट का काफी बड़ा हिस्सा ऐसा होता है जो पोशीदा होता है। इसके जरिए सेना के लिए मिशन अंजाम दिए जाते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए मिशन चलाए जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि ऐसा ही कोई एक मिशन अंतरिक्ष में मौजूद चीजों, चंद्रमाओं की खोजबीन के लिए हो जो अंदर से खोखले हो। जो भी फोबोस पर पहले पहुंचेगा, हालांकि ये बड़ा ही मुश्किल होगा, लेकिन वही बता पाएगा कि वहां की हकीकत क्या है। फोबोस पर लैंडिंग करना टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक बेहद मुश्किल चुनौती है और आज तक कोई इंसानी एजेंसी ऐसा नहीं कर पाई। दिलचस्प बात यह है कि हम जब भी किसी यान को फोबोस पर भेजते हैं, वो किसी न किसी वजह से नाकाम हो जाता है। क्या कोई ताकत हमें वहां पहुंचने से रोक रही है? शायद फोबोस तक हमारा पहला कामयाब मिशन मानवता के लिए एक बड़ी बात होगी, और उसके लिए भी जो हम पर नजर रख रहा है। लेकिन एस्ट्रोनॉमर जे कैवेलार्स को नहीं लगता कि फोबोस कृत्रिम है। फोबोस की सतह की स्पेक्ट्रोस्कोपी करने पर पता चलता है
कि यह उसी चीज से बना है जिससे एस्टेरॉइड बने होते हैं। तो इससे काफी हद तक पता चल जाता है कि ये कहां से आया है। अगर ये किसी ज्यादा खास चीज से बना होता तो पता चल जाता। अगर फोबोस एक एस्टेरॉइड है तो ये खोखला कैसे हो सकता है? फोबोस दरअसल ढेर से पत्थरों और लोहे वाली धूल से बना हुआ है, इसलिए चट्टानों के बीच में काफी खाली जगहें मौजूद हैं। ये जिन पत्थरों से बना हुआ है उनके मुकाबले इसका घनत्व काफी कम है। नासा का मानना है कि अरबों साल के दौरान ग्रेविटी के खिंचाव की वजह से कक्षा में मौजूद मलबा एकजुट हो गया है और फोबोस चट्टानों का सिर्फ एक बड़ा सा ढेर है। यह एक स्पेस स्टेशन नहीं है, फोबोस स्पेस स्टेशन नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि फोबोस एक शानदार स्पेस स्टेशन नहीं बन सकता। ये एक ऐसी बढ़िया जगह है जहां से हम मंगल ग्रह का लेखा जोखा ले सकते हैं, उसे कब्जे में भी ले सकते हैं। अगर फोबोस अभी तक कोई स्पेस स्टेशन नहीं बना है तो कोई बात नहीं, ये बन जाएगा। हम अभी मानव को मंगल ग्रह पर पहुंचाने से बहुत दूर हैं, लेकिन नासा के ताजा तरीन मिशन का कहना है कि कोई यान या कोई जीव वहां पहले ही पहुंच चुका है। हम मंगल ग्रह पर रोवर उतार चुके हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? वहां से उड़कर जाती दो चीजों को। हमने 80 लाख किलोमीटर का सफर किया और मंगल पर यूएफओस को उड़ते देखा। नासा का क्यूरियोसिटी रोवर मंगल ग्रह की जांच पड़ताल से जुड़ा एक नया युग शुरू करता है। ये सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी घटना है। हैरत अंगेज फुटेज वैज्ञानिकों को स्तब्ध कर देती है। हमें एक नहीं बल्कि 2 यूएफओ नजर आई। क्या ये बात आपको अजीब नहीं लगती? छह अगस्त सन 2012 डेप्यूटी प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर जिम बेल इंतजार कर रहे थे और नासा का अनोखा और नया स्काई क्रेन लैंडिंग सिस्टम क्यूरियोसिटी रोवर को मंगल ग्रह की सतह पर उतार रहा था। वहां मौजूद सभी लोगों को इससे जबरदस्त राहत मिली। आठ महीने के इंतजार के बाद वैज्ञानिकों को आखिरकार इस लाल ग्रह की पहली हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें देखने को मिल ही गईं। लेकिन जिन तस्वीरों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा, उनमें क्यूरियोसिटी के अलावा भी वहां कोई दिख रहा था। हम न जाने कब से मंगल ग्रह पर उतरकर उसका नजारा लेना चाह रहे थे। अब क्यूरियोसिटी वहां पहुंच गया था। हमने कैमरों को चालू कर दिया तो हमने क्या देखा? 2 उड़ती हुई चीजें नजर आई। क्षितिज पर बादल जैसा एक डरावना आकार मंडरा रहा था और इतना ही नहीं, वहां बादल में से बहुत तेज रफ्तार पर एक चीज उड़ भी रही थी। वहां 2 यूएफओ नजर आए। ये बात मुझे बहुत ही अजीब लगी। ऐसे में आप ये उम्मीद करेंगे कि हम बाहरी अंतरिक्ष में जो कुछ कर रहे थे उस पर नजर रखी जा रही थी। एक थियरी ये पनपी कि ये सफेद धब्बे मंगल ग्रह के चंद्रमाओं डिमोस और फोबोस की तस्वीरें हो सकती हैं, लेकिन बेल इस बात से सहमत नहीं है। इन तस्वीरों में जो कुछ नजर आता है, न तो उसका रास्ता, न उसकी रफ्तार, न उसकी चमक फोबोस या डीमोस यानी मंगल के अन्य चंद्रमा जैसी है। जिम बेल को तो इस चीज की रफ्तार में ही गड़बड़ नजर आई, क्योंकि क्यूरियोसिटी ने लैंडिंग के बाद जो पहली तस्वीर खींची वो तस्वीर थी, वीडियो नहीं। हमने उसी वक्त क्यूरियोसिटी के कैमरों से कुछ तस्वीरें खींची थी, लेकिन हमने ये तस्वीरें टाइम लैप्स में नहीं ली थी। हमने उन कैमरों से कोई मूवी नहीं बनाई थी। क्यूरियोसिटी के हैजर्ड कैमरे ने लैंडिंग के वक्त सिर्फ 8 तस्वीरें ली थी और वो सभी स्टिल तस्वीरें थी। तो अगर तस्वीर में कोई धब्बा अपनी जगह बदल रहा है तो शायद इसे बाद में जोड़ा गया हो। ये इमेज तो सिर्फ एक इमेज है, तो आप एक मूवी कैसे बना सकते हैं सिर्फ एक इमेज से? एस्ट्रोनॉमर मार्क डी एंटोनियो एक प्रोफेशनल इमेज एनालिस्ट भी हैं। वो साबित कर सकते हैं कि ऐसी कोई तस्वीर गढ़ना कितना आसान है। मैंने ऐसी ही ये एक तस्वीर ली है जो क्षितिज पर मौजूद बादलों वाली है। आप ये बादल क्षितिज पर देख सकते हैं और इसमें मैंने खुद एक यूएफओ जोड़ दी है। अब अगर मैं प्ले वाला बटन दबाऊं
तो आप इसे आगे बढ़ते और गायब होते देख सकते हैं। ये रोवर के पीछे गायब हो जाती है, लेकिन इसे मैंने जोड़ा, ये नकली है। तो नासा की फुटेज में बदलाव करना इतना आसान है। हम इंटरनेट पर अपनी तस्वीरों को तकरीबन रियल टाइम में पोस्ट करते हैं। दुनिया में उन्हें कोई भी डाउनलोड कर सकता है, और अगर आप कुछ पिक्सेल्स की चमक को बदलना चाहते हैं और तस्वीरों की नकल करके टाइम लैप्स बनाना चाहते हैं तो ये मुमकिन है। आजकल लोग इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के मामले में काफी उस्ताद हो गए हैं। इस सबूत का एक आखिरी हिस्सा है क्षितिज पर नजर आने वाले बादल। बादल हिल ही नहीं रहा था और मुझे ये बात ठीक नहीं लगी, क्योंकि इससे मुझे यही लगा कि ये साफ साफ नकली है। लेकिन इससे भी बादल के नजर आने की कोई पुख्ता वजह समझ नहीं आती। कोई चीज इसके लिए जिम्मेदार होगी। जिम बेल का मानना है कि इस सवाल के जवाब के लिए आपको लैंडिंग से पहले वाली घटनाओं का अध्ययन करना होगा। मेरे कई साथियों को लगता है कि हमने इत्तेफाक से ही स्काई क्रेन के क्रैश और धमाके की तस्वीर ले ली थी। ये तमाम चीजें क्षितिज की तरफ जाती हैं, तब भी रोवर में काफी ईंधन था और इसके जमीन से टकराते ही ईंधन में धमाका हो जाता है, जिससे एक बड़ा सा गुब्बार उठता है, और उन तस्वीरों में हमें यही चीज नजर आती है। लेकिन स्काई क्रेन वाली बात हर किसी के गले नहीं उतरी। ये तो बहुत आसान, बहुत सरल है। अगर स्काई क्रेन इस तरह गिरती है तो उसके साथ क्या होगा, इसका हम जरूर अंदाजा लगा सकते हैं। हमें इसका पता चल जाएगा। आज तक भी नासा इस गड़बड़ी के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दे पाया है। परग्रही गतिविधि की निशानियों के लिए शायद हमें और आगे देखना होगा। मैजेलैनिक बादलों में और आगे वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा नजर आया है जो चकरा देने वाली संभावनाओं को जन्म देता है। जब हम डीप अंतरिक्ष से आते हुए हाई एनर्जी रेडिएशन को देखते हैं तो एक संभावना नजर आती है। हो सकता है कि यह किसी और का न्यूक्लियर रॉकेट हो। इसे सर्फिंग से जुड़ा सबसे कमाल का अनुभव कहा जा सकता है। नासा के वैज्ञानिकों को पास की एक आकाशगंगा में अजीब से एक्सरे सिग्नल मिलते हैं। हो सकता है ये किसी और का न्यूक्लियर रॉकेट हो। क्या ये किसी परग्रही स्टार ड्राइव की निशानियां हो सकती हैं? पिछले हिस्से से परमाणु बम छोड़ना और उसकी वेव पर आगे बढ़ना, इसकी और जांच पड़ताल की जरूरत है। सन 2010 नासा की चंद्रा ऑब्जर्वेटरी को स्मॉल मैजेलैनिक क्लाउड कहे जाने वाले एक नजदीकी गैलेक्सी क्लस्टर में एक्सरे की निशानियां मिलती हैं। एस्ट्रोनॉमरों ने शुरू में एक एक्सरे को एक पल्सर बताया। पल्सर घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे होते हैं जो विशाल तारों के टूटने से बनते हैं। जब कोई तारा दम तोड़ता है तो इसका सारा मास एक छोटा सा गोल रूप ले लेता है। यही होता है पल्सर। इसे पल्सर इसलिए कहते हैं क्योंकि जब बेहद घनत्व वाली ये चीज घूमती है तो पल्स में एक्सरे किरणें छोड़ती है। लेकिन इस पल्सर का व्यवहार बहुत ही अजीब था। इसे पूरा घूमने में 18 मिनट लग रहे थे। ये अवधि किसी भी पल्सर के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये बात काफी नामुमकिन सी लगती है कि कोई पल्सर तक चक्कर काटने में 18 मिनट का समय लगा दे। हमें इन आंकड़ों की कोई तुक समझ नहीं आ रही थी। तो अगर ये सिग्नल कोई पल्सर नहीं था तो क्या हो सकता था? जब हम डीप अंतरिक्ष से आते हुए हाई एनर्जी रेडिएशन को देखते हैं तो एक संभावना नजर आती है। हो सकता है कि यह किसी और का न्यूक्लियर रॉकेट हो। हर 18 मिनट में किसी न्यूक्लियर रॉकेट का फटते जाना असंभव सा लगता है, लेकिन फिजिक्स के तहत ऐसा हो सकता है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो न्यूटन के दूसरे नियम के मुताबिक आपको एक रिएक्शन की जरूरत होती है। इसका एक तरीका होता है केमिकल फ्यूल जलाना, जैसा कि हम मौजूदा रॉकेटों में करते हैं, और दूसरा तरीका है अपने पीछे छोटे छोटे बम छोड़कर उनमें विस्फोट करना और फिर इस धमाके के जरिए आगे बढ़ना। अंतरिक्ष युग की शुरुआत में यह माना जाता था कि हम एटम बमों के जरिए ऐसा कर सकते हैं। रेडिएशन स्पेसक्राफ्ट के पीछे मौजूद प्लेट को ढकेलता और स्पेसक्राफ्ट आगे बढ़ जाता है। इस तरह यान लगातार अंतरिक्ष में आगे बढ़ता जाता है। आप पिछले हिस्से से परमाणु बम छोड़ते हैं और उसकी वेव पर आगे बढ़ते हैं। इसे सर्फिंग से जुड़ा सबसे कमाल का अनुभव कहा जा सकता है। ये किसी विज्ञान कथा जैसी बात लगती है, लेकिन है नहीं।
सन 1950 के दशक के एक बेहद गोपनीय प्रोजेक्ट की फुटेज से पता चलता है कि नासा प्रोपल्शन के एक तरीके के रूप में एटम बमों के इस्तेमाल पर गंभीरता से सोच रहा था। इस योजना का नाम था प्रोजेक्ट ओरायन। इस बात की चर्चा हुई थी कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के आकार की पहले से तैयार एक कॉलोनी को एक एटम बम के इस्तेमाल के जरिए मंगल ग्रह तक पहुंचाया जाए। इस पर गंभीरता से चर्चा हुई थी और कागजों पर यह मुमकिन लग रहा था। एक डिजाइन में ये सोचा गया कि हम लॉन्च के वक्त ही न्यूक्लियर बम इस्तेमाल करेंगे और फिर वायुमंडल में एक के बाद एक कई परमाणु धमाके होंगे। लेकिन न्यूक्लियर टेस्ट संधियों की वजह से सन 1964 में प्रोजेक्ट ओरायन का विचार छोड़ दिया गया। लेकिन इंसानों की इस संधि की वजह से अन्य सभ्यताओं पर इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर रोक नहीं लगी थी। मान लीजिए हमें बहुत दूर से कोई ऐसा सिग्नल नजर आता है जिसके साथ बहुत ज्यादा एनर्जी जुड़ी होती है और ये एनर्जी हमारे द्वारा बनाए जा सकने वाले किसी न्यूक्लियर बम से भी ज्यादा होती है। तो ये जरूरी नहीं कि इस सिग्नल को किसी उन्नत सभ्यता ने ही उत्पन्न किया हो। अगर ये कोई परग्रही ओरायन ड्राइव नहीं है तो वैज्ञानिकों को इस संभावित पल्सर के अजीब व्यवहार के बारे में बताना होगा। फिलहाल हमें समझ नहीं आ रहा कि ये इतने धीमे धीमे क्यों घूम रहा है, लेकिन थियोरी ये है कि अपने एक साथी तारे के साथ अपने किसी इंटरैक्शन की वजह से इसकी रफ्तार बढ़ने की बजाय धीमी हो रही है। हमें अब भी इसे समझने की जरूरत है। अगर ये पल्सर है तो इसका व्यवहार हमारे द्वारा देखे गए किसी पल्सर से नहीं मिलता। ये ब्रह्मांड में अनोखा है या हमें ऐसा लगता है, लेकिन इसका व्यवहार बिल्कुल वैसा ही है जैसे मेरे मुताबिक किसी प्रोजेक्ट ओरियन ड्राइव का होना चाहिए। जब भी हम कोई ऐसी चीज देखते हैं जो बेहद अजीब होती है तो ये ठीक ही है कि हमारे दिमाग का एक हिस्सा ये सवाल पूछे कि कहीं किसी ने इसे जानबूझकर तो ऐसा नहीं बनाया। आगे देखिए, अगर आसमानी बिजली खुद अपने आप से कम्युनिकेट कर सके तो क्या हो। आपको एक तूफान में एक चमक दिखती है और कुछ सेकंड बाद ही दूसरे तूफान में एक और चमक दिखती है। आप देखेंगे कि आसमान में कौन सी निशानियां किसी परग्रही कोड का सुराग देती हैं। लगता था जैसे वो एक दूसरे से बात कर रही हो। पृथ्वी की कक्षा में मौजूद एस्ट्रोनॉटों को एक ऐसी घटना नजर आती है जिसका पता पृथ्वी की सतह से नहीं लगाया जा सकता। कभी कभी हमारा सामना ऐसी चीजों से होता है जो इतनी अजीब होती हैं कि हम उन्हें समझ नहीं पाते। ऐसा होना नहीं चाहिए। पता नहीं वहाँ चल क्या रहा था। एक दूसरे से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर मौजूद गरज भरे तूफान एक दूसरे से बात करते लगते हैं। ऐसे तूफानों के सेल काफी दूर होते हैं, तो एक तूफान कैसे जान सकता है कि दूसरा तूफान क्या कर रहा है? पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश के दौरान कोलंबिया शटल के नष्ट हो जाने के बाद नासा के वैज्ञानिकों ने इसके अंतिम मिशन से हासिल हुई फुटेज का विश्लेषण किया। इसकी हैरत अंगेज तस्वीरों से एक ऐसी चीज का सबूत मिला जिसके बारे में एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष उड़ानों के शुरुआती दिनों से ही बताते आए थे। जब आप कक्षा में 320 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं और किसी भी दिशा में 1600 किलोमीटर तक नजर डालते हैं तो हैरत की बात है कि आपको हमेशा ही आसमानी बिजली दिखती है। आसमानी बिजली पूरे ग्रह पर दिन में लाखों बार गिरती रहती है। इससे बहुत से लोग मरते हैं, बहुत नुकसान भी होता है। ये कह सकते हैं कि हमें सितारों की कार्य प्रणाली के बारे में ज्यादा मालूम है और किसी आसमानी बिजली के बारे में कम, जो हमारे सिर के कुछ ही किलोमीटर ऊपर होती है। अंतरिक्ष यात्रियों ने आसमानी बिजलियों को एक दूसरे से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर किसी पूर्व निर्धारित क्रम के मुताबिक चमकते बताया। अचानक कहीं पर बिजली गिरती है और फिर ऐसा लगता है कि इससे जैसे बिजली की एक श्रृंखला सी बन जाती है, जैसे इसका एक चेन रिएक्शन होता है। ये ये बादल के ऊपर दौड़ती नजर आती है, डिस्चार्ज होती रहती है, तो इसका एक पैटर्न नजर आता है। लगता है जैसे ये बादल के ऊपर चल रही हो। मौसम विशेषज्ञ स्कीट वॉन ने इस अजीब घटना को एक नाम दिया है। वो इसे कहते हैं सिंपैथेटिक लाइटनिंग। हमने इसे सिंपैथेटिक लाइटनिंग नाम इसलिए दिया क्योंकि हमने 2400 किलोमीटर की दूरी पर दो बड़े गरज भरे तूफानों को देखा। एक तूफान में बिजली चमकी और कुछ सेकंड्स बाद दूसरे तूफान में भी बिजली चमकी। तो लग ये रहा था जैसे वो एक दूसरे से बात कर रही हो।
ये समझना मुश्किल है कि ऐसा कैसे हो सकता है। गरज भरे तूफान काफी दूरी पर थे, तो ऐसे में एक तूफान कैसे जान सकता है कि दूसरा तूफान क्या कर रहा है? आप सोचने लगते हैं कि कहीं ये दोनों तूफान एक दूसरे को संदेश तो नहीं भेज रहे। लगता तो है कि ऐसा है। फिजिसिस्ट स्टैनन फ्रीडमैन को लगता है कि कहीं इस अजीब घटना की कोई और वजह तो नहीं है। मुझे लगता है कि ये वाकई एक दिलचस्प घटना है और हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। अगर हम उन रिपोर्टों पर गौर करें जो हमें उड़न तश्तरियों के बारे में मिली हैं, तो इसमें बिजली जुड़ी मिलेगी। मिसाल के लिए, जब कोई क्राफ्ट दिशा बदलता है तो वहां उसके आसपास का रंग बदल जाता है, उसके रफ्तार बदलने पर भी रंग बदल जाता है। फ्लाइट को बेहतर बनाने के लिए बिजली हासिल करने की प्रक्रिया को मैग्नेटो एरोडायनामिक्स कहते हैं। ऐसा वायुमंडल में क्राफ्ट के इंटरैक्शन की वजह से हो सकता है। इलेक्ट्रिकल इंटरैक्शंस। जब मैंने मैग्नेटो एरोडायनामिक्स का सर्वे किया तो पाया कि सरकारी रिपोर्टों से जुड़े 900 संदर्भों में इसी शब्द का इस्तेमाल किया गया था, और हैरानी की बात यह थी कि ऐसे संदर्भों में 90% गोपनीय थे। मैं मैग्नेटो एरोडायनामिक्स के बारे में उन गोपनीय फाइलों को जरूर देखना चाहूंगा। जरूर। मैग्नेटो एरोडायनामिक्स से जुड़ी रहस्यमय फाइलों की विषय वस्तु आज भी गोपनीय बनी हुई है। तो कम से कम फिलहाल तो सिंपैथेटिक लाइटनिंग कही जाने वाली घटना के बारे में कुछ पता नहीं चलने वाला। कुछ अजीब सा घट रहा है। अंतरिक्ष में तो कुछ और भी अजीब घट रहा है। आगे देखिए। कोई चीज मीर स्पेस स्टेशन को तबाह करने की कोशिश में है, और कुछ अजीब चीजें चंद्रमा पर जाने वाले आखिरी मिशन को बाधित करती हैं। क्या ये किसी परग्रही सभ्यता की तरफ से कोई चेतावनी थी? चंद्रमा से दूर रहो, ये तुम्हारा नहीं है, ये हमारा है। मियर स्पेस स्टेशन को रहस्यमय रोशनियों का सामना करना पड़ता है। क्रिस हैडफील्ड को खिड़की से बाहर कुछ नजर आया। ये सोचकर हैरानी होने लगती है कि कहीं कोई चीज वहां मीर स्पेस स्टेशन को तबाह करने की कोशिश में तो नहीं है। कहीं ईटी प्रोब मियर स्पेस स्टेशन पर नजर तो नहीं रख रहे? शीत युद्ध के बाद नासा की शटल एटलांटिस अंतरिक्ष में एक बहुत ही खतरनाक कोशिश को अंजाम देने वाली थी। स्पेस शटल एटलांटिस ने डॉकिंग मॉड्यूल के साथ आसमान में उड़ान भर ली है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में ये पूरी दुनिया के सहयोग की शुरुआत है। इस शटल को रूस के मियर स्पेस स्टेशन के साथ जोड़ना था। मिशन स्पेशलिस्ट जेरी रॉस के साथ इसमें सवार लोगों की जिंदगी इसी पर निर्भर थी। 53 मीटर स्टॉप। ओके, बढ़िया। स्पेस शटल जैसे एक बड़े व्हीकल को इस हिसाब से डिजाइन नहीं किया गया था कि ये मियर से जुड़ता, तो हमारे लिए ये काफी डरावना काम था कि हम स्पेस शटल को सीधे मियर स्पेस स्टेशन के साथ जोड़ते। अटलांटिस की रफ्तार बढ़ानी होगी। मियर स्पेस स्टेशन का वजन करीब 2,25,000 किलोग्राम था, जबकि स्पेस शटल का वजन 1,12,500 किलोग्राम था, और हम दोनों ही पृथ्वी की सतह से करीब 320 किलोमीटर ऊपर लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ रहे थे। 0.1 या 0.06? 0.06। जरा सी भी गलती से कोई हादसा हो सकता था, लेकिन जब उन्हें लग रहा था कि उनके मिशन का सबसे मुश्किल हिस्सा खत्म हो गया है, एक अजीब सी बात की तरफ इन अंतरिक्ष यात्रियों का ध्यान गया। मुझे याद है क्रिस हैडफील्ड ने कहा था कि उन्होंने खिड़की के बाहर कुछ देखा था। हम में से कई लोग खिड़की के पास आए थे, हमने कैमरे और बाइनोकुलर ले रखे थे और हम उस चीज को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। डॉकिंग की इस प्रक्रिया के दौरान इन लोगों ने देखा कि कुछ चीजें मीर स्पेस स्टेशन के आसपास नजर आ रही थी और उड़ रही थी। हम सोचने लगे कि आखिर ये है क्या। ह्यूस्टन, वो दिख रहा है। हमने भी देखा है। हाँ, मुझे भी दिखाई दिया। वो उतने नहीं होंगे। अब कोई जांच तो नहीं कर रहा, कुछ भी कह दो। 15 साल के अपने सक्रिय कामकाज के दौरान मियर में कई बार भयंकर आग लगी। वो एक खतरनाक टक्कर से बाल बाल बचा और अनियंत्रित भी हो गया। इस सब से उसके चालक दल के कुछ लोगों को लगता है कि वो अकेले नहीं थे।
मीर के साथ कुछ समस्याएं आई और क्रिस हैडफील्ड का कहना है कि हो सकता है कि कोई मीर को तबाह कर रहा हो या उसे तबाह करने की कोशिश कर रहा हो। बदकिस्मती, मंडराती बर्फ या अंतरिक्ष में कोई दुश्मन। मीर से जुड़े इस रहस्य का आज तक खुलासा नहीं हो पाया है। आगे देखिए, चंद्रमा के नासा के आखिरी मिशन के दौरान कुछ अजीब चीजें नजर आती हैं। इस बारे में कोई शक ही नहीं है कि हम अपोलो 17 के बाद चंद्रमा पर इसलिए नहीं गए क्योंकि कोई हमें धमका रहा था कि हमारे चंद्रमा से दूर रहो। और जब एक एस्ट्रोनॉमर एस्टेरॉइड को ढूंढ रहा था तो उसे कुछ अजीब मिल गया। ये चीज वाकई हैरत अंगेज थी। ये चीज आसमान में अपने बल पर नहीं हो सकती थी। इसके साथ कोई न कोई जुड़ा था। ये एक अनजान इलाका है, सौर मंडल का एक दूर दराज हिस्सा। कोई चीज अपोलो 17 मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों पर नजर रखती लग रही है। एक बहुत पतली और आयताकार चीज वहां मंडराती, करीब करीब उड़ती हुई लग रही थी। कहीं ये अंतरिक्ष यात्रियों पर तो नजर नहीं रख रही थी। हमें यहाँ से निकलना होगा। चांद की सतह के ऊपर आखिर ये क्या चीज उड़ रही थी? क्या ये एक चेतावनी थी? चांद से दूर रहो, ये तुम्हारा नहीं, ये हमारा है। मैं गारंटी से कहता हूँ ये मेरे जीवन के सबसे गौरवशाली पलों में से एक है। 14 दिसंबर सन 1972 अपोलो 17 के अंतरिक्ष यात्री यूजिन सर्नेन और जैक श्मिट चांद की सतह पर विस्फोटक लगा रहे थे। अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सतह पर सिस्मोमीटर्स का एक नेटवर्क बिछा दिया और इन धमाकों से चंद्रमा के अंदरूनी हिस्से से जुड़े सुराग मिलने वाले थे। ये विस्फोटक उस जियोलॉजिकल प्रयोग का एक हिस्सा थे जो चंद्रमा की ऊपरी पपड़ी के बारे में बताने वाला था। इससे पहले कि अंतरिक्ष यात्री वापस लौटें, सर्नेन ने कुछ आखिरी तस्वीरें ली। कई साल बाद एक तस्वीर की तरफ एस्ट्रोनॉमर जिम स्कॉटी का ध्यान गया। जब मैंने इन तस्वीरों को देखा तो आसमान ज्यादातर काला ही था, लेकिन फिर तस्वीर के ऊपरी हिस्से में एक चमकदार धारी से नजर आई। मैं सोचने लगा कि आसमान में नजर आने वाली ये कोई कुदरती चीज है या फिर इंसान की बनाई हुई कोई चीज। भला चांद की सतह के ऊपर उड़ रही ये अजीब सी छोटी आयताकार चीज क्या थी? क्या ये कोई क्राफ्ट था? ये और क्या चीज हो सकती थी? हम जब चांद की सतह पर चल रहे थे तो कहीं कोई हम पर नजर तो नहीं रख रहा था। जब आप कोई ऐसी चीज देखते हैं जिसे आप फौरन नहीं पहचान पाते तो या तो आप वैज्ञानिक नजरिया अपनाते हैं या किसी नतीजे पर फौरन पहुंच जाते हैं, लेकिन मैं वैज्ञानिक नजरिया बेहतर समझता हूं। मैंने उस तस्वीर को देखा जो हाई रेजोल्यूशन वाली थी। मैंने इस चीज का आकार देखा और उससे मुझे एक आइडिया आया। ओके बॉब, मेरे पास अब जरूरत की तमाम चीजें हैं। स्कॉटी को लगा कि इसका समाधान जैक श्मिट के पास था। नासा ने उन्हें अपोलो 17 के क्रू के तौर पर जियोलॉजिस्ट की उनकी पृष्ठभूमि के कारण चुना था। देखता हूँ कि मैं इसका कोना तोड़कर कांटेक्ट बना पाता हूँ या नहीं। जैक श्मिट चंद्रमा पर चलने वाले पहले साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट थे। वो आज तक भी वहां पहुंचने वाले एकमात्र जियोलॉजिस्ट हैं। ये तो काफी सख्त लग रहा है। हमें वहां मौजूद अलग अलग खनिजों की विविधता के बारे में अभी काफी कुछ जानना है। वो विस्तार में जानना चाहते हैं, बढ़िया खनिज कहाँ है? मैं इसे देख सकता हूँ। ये मिट्टी केसरिया रंग की है। अंतरिक्ष यात्रियों को यहाँ टाइटेनियम और कुछ अन्य खास खनिजों के लक्षण नजर आए। ये यहाँ अपना सर्वे जारी रखने को उत्सुक थे। इतना वक्त काफी नहीं है टोनी, हमें और वक्त चाहिए। वहाँ चाहे जो भी मिले, एक तय समय पर उन्हें वहाँ से निकालना ही होगा। ऑक्सीजन कम हो रही थी, लिहाजा उन्हें अपनी स्पेस वॉक खत्म करनी थी। इससे पहले कि ये लोग मॉड्यूल की तरफ लौटें, सर्नेन ने मिशन जियोलॉजिस्ट से एक अजीब सा सवाल पूछा। जीन सर्नेन ने कहा, अब मैं हथौड़ा फेंक दूं? अब इसका कोई काम तो नहीं? मैं हथौड़ा फेंक देता हूँ। जैक ने कहा, क्या मैं हथौड़ा फेंकूं? मैं जियोलॉजिस्ट हूँ। हाँ, तुम जियोलॉजिस्ट हो तो तुम ही फेंकोगे। तैयार हो? फेंको। स्कॉटी को लगता है कि इस बातचीत के जरिए सर्नेन की तस्वीरों में मौजूद गड़बड़ी के रहस्य को सुलझाया जा सकता है। ज्यादा संभावना यह है कि ये 3 तस्वीरें जीन सर्नेन ने ली थी, जिनके पास ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म वाला एक कैमरा था। इस बात की काफी गुंजाइश है कि उन्होंने उड़ते हुए हथौड़े की कुछ तस्वीरें ले ली हों। सुलझ गया रहस्य।
इसके साथ ही अंतरिक्ष की खोज के दौर का एक सुनहरा अध्याय खत्म होता है। इंसान फिर कभी चांद पर नहीं लौटा, लेकिन एक अध्याय बंद हुआ तो दूसरा सौरमंडल के सबसे दूर दराज हिस्सों के लिए खुल गया। काइपर बेल्ट सौरमंडल के रहस्यमय हिस्से का एक नया भाग है। इसके बारे में किसी को नहीं मालूम, लेकिन कोई चीज गायब है। पर कभी ये चीज वहां रही होगी। वहां जो कुछ होना चाहिए था उसका 90% से ज्यादा हिस्सा गायब हो गया है। तो काइपर बेल्ट खाली क्यों होती जा रही है? ऐसा बहुत कुछ है जो हम नहीं समझते। ये एक संपूर्ण रहस्य है। हवाई, अगस्त सन 2001। जे कैवेलार काइपर बेल्ट में खोजबीन कर रहे थे, जो अंतरिक्ष में सौर मंडल का एक बहुत ही विशाल और दूर दराज हिस्सा है। एक बहुत ही उन्नत टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके वो ग्रह के निर्माण के वक्त बचे मलबे को ढूंढ रहे थे। हम आर्कियोलॉजिस्ट जैसा काम कर रहे हैं। हम आसमान की खोज करते हुए इन चीजों को देख रहे हैं और हमारे प्लैनेटरी सिस्टम की विकास प्रक्रिया को नापने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक छोटी सी चीज का पीछा कर रहे हैं जिसका नाम है 2001 QW322। मैंने 2001 QW322 के कोऑर्डिनेट्स टेलीस्कोप कंट्रोल सिस्टम में एंटर की। टेलीस्कोप उसी तरफ मुड़ा, उसका मुंह आकाश के उसी हिस्से की तरफ हो गया और मैंने एक तस्वीर ले ली। लेकिन ये कोई आम निगरानी नहीं थी। ये चीज वाकई हैरत अंगेज थी। ये चीज आसमान में अपने बल पर नहीं हो सकती थी। इसके साथ कोई ना कोई जुड़ा था। ये चीज दरअसल एक जोड़ा था। दो छोटे छोटे एस्टेरॉइड अपनी ही ग्रेविटी के आकर्षण से एक साथ मौजूद थे और ऐसा असंभव था। इन दोनों के बीच 1,28,000 किलोमीटर की दूरी थी। 10 पृथ्वियों का व्यास इतना ही होगा। हमारे लिए इस बात पर विश्वास करना मुश्किल है कि इतनी छोटी चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हैं, जबकि उनके बीच इतनी ज्यादा दूरी है। लेकिन फिर भी ये साथ साथ हैं और इनके जैसी और चीजें भी हैं। बाहरी सौर मंडल में यही इस तरह आपस में जुड़ी एकमात्र चीजें नहीं हैं। आज हम जानते हैं कि इस तरह की बहुत सारी कक्षाएं सौर मंडल में हैं। इससे वैज्ञानिक एक चकरा देने वाले नतीजे पर पहुंचते हैं। ऐसा तभी हो सकता है जब काइपर बेल्ट में होने वाली 99% सामग्री गायब हो जाए। क्या प्राकृतिक तौर पर ऐसा हो सकता है? काइपर बेल्ट क्यों खाली हो रही है, इसके पीछे एक प्रमुख थ्योरी ये है कि गैस वाले विशाल ग्रह जुपिटर, सैटर्न, नेपट्यून और यूरेनस जहां बने थे वो आज वहां नहीं है, वो कहीं और है। हमें लगता है कि शायद आसमान में कॉस्मिक बिलियर्ड्स का खेल चलता रहा है और इस दौरान ग्रहों की कक्षाएं अपनी अपनी जगह लेती रही है। ये ग्रह सौर मंडल में काफी बड़े आकार के हैं, लिहाजा इनका काफी दबदबा भी रहा है। थ्योरी ये है कि इनके ग्रेविटी वाले प्रभाव की वजह से ऐसी बहुत सी चीजें गायब हो गई हैं जो मूल रूप से काइपर बेल्ट में थीं। लेकिन एस्ट्रोनॉमर मार्क डी एंटोनियो की थियरी कुछ और है। उन्हें इसके पीछे एक अज्ञात घुसपैठिए की मौजूदगी नजर आती है जिसने सोलर सिस्टम में से इस सामग्री को चुराया है। यहाँ आपके सामने काइपर बेल्ट का एक सिमुलेशन मौजूद है। जब हम इस चुंबक को लेकर इसके नीचे घुमाते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार खींचने वाली शक्तियां कणों को अपने रास्ते से दूर हटा देती हैं। हमारी काइपर बेल्ट में भी ग्रह और एस्टेरॉइड इसी प्रकार खींचे जाते हैं। हम एक बात को लेकर अनुमान लगा सकते हैं कि कहीं हमारे सौर मंडल में और ज्यादा ग्रह तो नहीं थे। अगर जुपिटर या अन्य ग्रहों के साथ इसके ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन के कारण ये अपनी जगह से बाहर निकला था तो इसे हमारे सौर मंडल को भी छोड़ देना चाहिए था। इस तरह बाहर जाना चाहिए था और अपने साथ काइपर बेल्ट की तमाम चीजों को खींच लेना चाहिए था। काइपर बेल्ट सौर मंडल का एक नया रहस्यमय इलाका है। इसके बारे में कोई नहीं जानता। ये सौर मंडल का एक दूर दराज हिस्सा है और नासा का एक मिशन ये जानने वहां जा रहा है कि आखिर वहां क्या है। इसे कहा जाता है न्यू होराइजन्स और हमारी मंजिल है प्लूटो। हमारे मन में जो ऐसे तमाम सवाल हैं, इनके जवाब तभी मिल पाएंगे जब न्यू होराइजन्स मिशन कामयाब होगा और उसके जरिए हमें कुछ एक सवालों के जवाब शायद मिल जाएंगे।
लेकिन काइपर बेल्ट ही एकमात्र ऐसी जगह नहीं है जहां रहस्य छिपे हुए हैं। हमारी पृथ्वी के नजदीक कोई चीज हमारे सूर्य को भी डरा रही है। सूर्य या किसी दूसरे सितारे तक जाना एक खतरनाक कोशिश होती है। इसके ज्यादा नजदीक जाने का मतलब है निश्चित मौत। वहां कोई नहीं बच सकता, वो बहुत गर्म है। तो उस तक पहुंचने वाला कोई बहुत अक्लमंदी होगा। पृथ्वी से 16 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा दूर नासा की अति उन्नत सोलर ऑब्जर्वेटरी सोहो सूर्य पर नजर गड़ाए रहती है। सोहो से मिली तस्वीरों का विश्लेषण करने पर वैज्ञानिकों को हमारे सूर्य से लगभग छूती हुई एक अजीब चीज नजर आई। हमें सूर्य के बेहद नजदीक इस बड़ी सी चीज की ये तस्वीर मिली। इससे तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं। नासा हमेशा जवाबों की खोज में रहता है और इसीलिए हम उसके साथ सौर मंडल के बाहरी किनारों और उससे आगे तक पहुंच जाते हैं। रोवर दूर दराज मौजूद ग्रहों तक पहुंचते हैं और टेलीस्कोप सुदूर मौजूद तारों पर नजर डालकर हमारे अपने ग्रह के रहस्यों पर नई रोशनी डालते हैं, जिससे रोमांचक नई संभावनाओं की झलक मिलती है। अंतरिक्ष की सबसे बड़ी चुनौतियों के जवाब वहीं मौजूद हैं।